हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। दिस साइड मनीषा राव एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एचटेट पेडागोजी सिलेबस। जो आपका एचटेट का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर जो हमारा न्यू सिलेबस ऐड हुआ है उसके अंदर पेडागोजी को ऐड कर दिया गया है, तो उसको ही हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को साउंड में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ उसको एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि मेरी जो तबीयत है वो बिल्कुल ख़राब हो रखी है। तो आज जो गला है वो बिल्कुल मतलब ख़राब हो गया है, तो आप थोड़ी सी वॉइस को मैनेज कर लीजिएगा। बाकी जो कंटेंट होगा उसकी आपको 100% गारंटी रहेगी कि हाँ, जो मैंने अब आपको पढ़ाया है इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी हम पढ़ने वाले हैं एस्टेट, जो पहले मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई थी, तो आप लोग बोल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का अब कोई रूल नहीं है। देखिए, ज़्यादा एडवांस लेवल तो नहीं, लेकिन बेसिक ग्रामर अभी भी आपसे पूछी जाएगी, जो कि पैराग्राफ्स में पूछी जाएगी, जो पैसेज आपके आएंगे उसमें पूछी जाएगी। बाकी आपकी 8 से 10 नंबर की जो होगी वो आपकी पेडागोजी से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वही कंसेप्ट हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, एचटेट का एग्जाम है, सीटेट का नहीं है, तो लेवल है वो अच्छा खासा आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, ये हम जो इंग्लिश पेडागोजी जो यहाँ पे पढ़ेंगे, तो उसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश होती है वो मतलब है क्या। तो आप सभी लोगों को पता है इंग्लिश वही क्या है, एक लैंग्वेज है। जिस प्रकार से हिंदी लैंग्वेज होती है उसी प्रकार से क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है। ओके, ए लैंग्वेज इज नॉट टॉट, ये सिखाई नहीं जाती, बट इट इज कोट, बल्कि ये क्या की जाती है, इसको कैच किया जाता है। लैंग्वेज को सिखाने से ज़्यादा बेटर है उसको पकड़ा जाए। वो कैसे पकड़ा जाए कि आप लोगों ने, कल मैंने आपको भाषा अर्जन और भाषा अधिगम पढ़ाया था, आज मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगी लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। ओके, तो उस चीज़ से आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज को किस तरह से एक्विज किया जा सकता है, किस तरह से पकड़ा जा सकता है सीखने की बजाय। ओके, लैंग्वेज होती क्या है भाई, भाषा क्या होती है, द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का एक माध्यम होता है लैंग्वेज। इंग्लिश भी क्या है, एक लैंग्वेज है। अब देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसके अंदर इसका क्या दर्जा है। तो देखिए, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई, ओला बोलते हैं। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया था, 1963 में। उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश को क्या माना गया है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या माना गया है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ये जो सॉरी, ये जो आर्टिकल है ये हमारा कौन सा है भाई, 343 का पार्ट 2। ओके, 343 के 2 में इसको रखा गया है इंग्लिश को, और किस तरह रखा गया है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इसको रखा गया है। जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हमारी हिंदी, वो है हमारी 343 भाग 1 में, जबकि 343 भाग 2 में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किसको रखा गया है, इंग्लिश को रखा गया है। क्लियर, ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। देखिए, यहाँ पर तक आप लोगों को क्या क्या कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज होती क्या है भाई, जो कम्युनिकेशन है। अब आपके बीच में और मेरे बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, वो किससे हो रही है, एक लैंग्वेज के थ्रू ही हो रही है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश क्या है भाई, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश को हम भारत में देखते हैं तो किस नज़र से देखते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 343(2) ये आर्टिकल आपको याद रखना है। इसमें इंग्लिश को क्या माना गया है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी सह सरकारी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सह सरकारी भाषा। ठीक है, आपकी जो सरकारी भाषा है, राजभाषा है, वो हमारी हिंदी है, 343 एक आर्टिकल में है। जबकि जो हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी को माना गया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग। ओके, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने की ही कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वॉल्यूम कम लगे तो आप अपने फ़ोन की जो वॉल्यूम है उसको हाई कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने से मुझे बीच बीच में खांसी आएगी, उससे आप लोग भी क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कम्युनिकेशन होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल। जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, वहाँ से हूबहू आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपकी 5 क्लासेस के अंदर मैं सारी पेडागोजी करवाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो एस्टेट का एग्जाम है, जो पहले इंग्लिश ग्रामर आती थी उसमें आप फिर भी 15 में से 15 नहीं ला पाते थे, लेकिन अब तो इतना आसान कर दिया गया है कि 15 में से 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं, अगर आप अभी भी अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो तो देखिए, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है उसको क्या बोलते हैं भाई, लैंग्वेज बोलते हैं। आप में और हम में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है। ये 2 प्रकार का हो सकता है, वर्बल
और नॉन वर्बल। अब देखिए मैं आपको ये सारी चीजें हिंदी में भी बता देती, शाब्दिक और अशाब्दिक, लेकिन उससे क्या होता कि आप लोगों के जो भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे वो आपको वर्बल और नॉन वर्बल लिख के आएगा। तो अब जो बेचारे मेरे जैसे हैं उनको तो यही नहीं पता लगेगा भाई शाब्दिक का मतलब वर्बल है और अशाब्दिक का मतलब नॉन वर्बल है, ठीक है। तो इसलिए जो इंग्लिश वाली टर्म्स है वो भी आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश के लिए फाइट करने के लिए, ठीक है। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल, वर्बल के अंदर फ्रेंड्स कौन सी आएगी भाई, जिसको बोल करके प्रकट किया जाए, ठीक है, जिसको हम स्पीक करके बताएं, ठीक है। तो वो जो स्पीकिंग के थ्रू होती है उसको क्या बोलते हैं, ओरल लैंग्वेज बोलते हैं। जो हमारी नॉन वर्बल होती है जिसको बोला नहीं जाता वो या तो हमारी रिटन लैंग्वेज होगी या हमारी क्या होगी भाई, साइन लैंग्वेज होगी। सिंबल्स की फॉर्म में, इशारों की फॉर्म में हम किसी चीज को समझाते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं, क्या मीन्स होता है भाई यहाँ से जा, ऐसे ऐसे करते हैं क्या मतलब होता है भाई यहाँ आओ, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, ये हमारी क्या है, नॉन वर्बल है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी, आपको दे देगा कि विच इज नॉट द वर्बल लैंग्वेज, ओके। तो ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज या ऑल ऑफ टू। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हो, निकाल सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट वही क्या है, लैंग्वेज इज व्हीकल ऑफ थॉट। एक प्रकार से लैंग्वेज क्या है भाई, विचारों का साधन है, विचारों को आदान प्रदान करता है, विचारों को ले जाने का काम करता है। मेरे विचार आप तक पहुंच रहे हैं, वो किसके थ्रू पहुंच रहे हैं भाई, वर्बल लैंग्वेज के थ्रू पहुंच रहे हैं, मैं आपको बोल करके बता रही हूँ, ओरल लैंग्वेज के थ्रू पहुंच रहे हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों का क्या उसके ऊपर फीडबैक है, आप लोग कमेंट करते हो तो वो आपकी क्या होती है, रिटन लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज क्या है, एक व्हीकल ऑफ थॉट है, ओके, क्लियर है। उसके बाद देखिए लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये मैंने कल आपको हिंदी में भी थोड़ा बहुत बताया था कि भाषा की विशेषताएं क्या होती है। इवोल्यूशनरी इन नेचर, नेचर में, प्रकृति में कैसी होती है भाई, इवोल्यूशनरी होती है, ठीक है। यानी उसके अंदर नई नई चीजें क्या होती रहती हैं, इन्वॉल्व होती रहती हैं। डायनामिक है, गतिशील है, नॉट स्टेटिक, स्टेटिक नहीं है, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, और जो पुराने वर्ड्स हैं उनका क्या होता रहता है, विलोप होता रहता है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स होल, पूरी मतलब अपने आप में क्या होती है, समग्र होती है, जटिल होती है। सिस्टम ऑफ सिस्टम, भाई सिस्टम्स का भी क्या होता है, सिस्टम होती है लैंग्वेज, ओके। ये डेफिनेशन भी काफी बार आई है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अब सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो संस्कृति है उसका आदान प्रदान करती है। अब जैसे कि भाई जो पहले जो संस्कृति थी हमारे यहाँ पे, तो मान लो, अब देखो मैं किसकी बात करती हूँ, मान लो घूंघट प्रथा की ही बात करूँ तो अब तो ज्यादातर क्या हो रही है, वो विलोप हो रही है। लेकिन जब आप अपनी दादी नानियों से कहानियां सुनते हैं तो वो आपको बताती हैं कि भाई हमारे टाइम में इस प्रकार से घूंघट प्रथा होती थी। तो ये आपको क्या पता लगता है, हिस्ट्री के बारे में जानते हो, कल्चर के बारे में जानते हो, लैंग्वेज के थ्रू ही। ए सोशल फिनोमिना, एक सामाजिक क्या है, प्रक्रिया है। हम समाज में रहते हैं, समाज के विचार हम जानते हैं और हमारे विचार समाज जानता है। वो किसके थ्रू जानता है भाई, लैंग्वेज के थ्रू जानता है, ओके। लैंग्वेज के कारण ही हम सब में क्या है भाई, श्रेष्ठ है, ठीक है ना। ए सिंबॉलिक सिस्टम, क्या है, एक सिंबॉलिक सिस्टम है। अब जो इंग्लिश है भाई, ए बी सी ये सब क्या है, सिंपल सी है, इनका ही एक सिस्टम बना रखा है, ओके। और बाकी वैसे भी इशारों में भी बातचीत होती है, सिस्टमेटिक वे में होती है। ये सब क्या बता रही हूँ मैं आपको, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। ये आपको इंग्लिश में ही याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी आपसे इंग्लिश में पूछी जाएगी, ना कि हिंदी में पूछी जाएगी, क्लियर है ना। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि भाई आपकी इंग्लिश पेडागोजी वो इंग्लिश में ही आएगी, ये मैं आपको क्या दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शन, निर्देश दे रही हूँ। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जब आप अपनी जो आपका एचटेट का एग्जाम होगा, जब आप उसमें अपना पेपर खोलोगे तो उसके अंदर भी क्या होते हैं भाई, आपको इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रिटन लैंग्वेज के फॉर्म में होते हैं। आपको वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होंगे, जो टीचर होंगे, जिनकी वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई होगी, वो भी आपको बोल करके बताएंगे भाई आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो क्या होता है, लैंग्वेज क्या है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इट इज आर्बिट्रेरी, ये क्या है भाई, स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। किस प्रकार से, अब मान लो मैं क्या बोलती हूँ भाई, मैंने आपको बोल दिया सोफा, ठीक है। तो अब किसी को ये थोड़ी पता है भाई इसका नाम, मतलब जो इस प्रकार से वो ऐसे बना हुआ होता है वो सोफा ही होता है। ये सब क्या है, हमने खुद बनाए हैं भाई, सोफा है, ये सोफा है, कुछ ऐसा मतलब पर्टिकुलर नहीं है, ओके, क्लियर है। तो ये सारी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब देखिए, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और आप फ्रेंड्स एक बात और क्लियर कर देती हूँ, जो आपकी हिंदी पेडागोजी है वो मैं आपको करवा रही हूँ, वो हिंदी स्पेशल वाले हैं वो भी देख सकते हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो इंग्लिश पेडागोजी मैं आपको करवा रही हूँ, जो इंग्लिश टीजीटी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, वो भी इसको देख सकते हैं, उनके भी ये काम आने वाली है, ओके। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स,
ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ये आपको ध्यान रखनी है। मोर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिमेंटिक्स और सिंटैक्स, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलते हैं। ओके, देखिए मोर्फोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं उनकी जिस प्रकार से फॉर्मेशन होती है, वर्ड्स किस प्रकार से बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, मोर्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी। क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स ध्यान रखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स मोर्फोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है, साउंड सिस्टम, जहाँ पे साउंड की बात आ जाएगी वो फोनोलॉजी होगा। फोनीम क्या होता है, फोनीम होता है भाई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा जाता है, फोनीम कहा जाता है। ओके, याद रखना है ये चीज़ आपको। और आप फ्रेंड्स, अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स मेरे लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, वहाँ से आपको ये नोट्स इजीली अवेल हो जाएंगे। और अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप क्लासेस भी कीजिएगा, आप नोट्स भी बना पाइएगा, आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जहाँ पे किसकी स्टडी की जाती है, वर्ड्स की मीनिंग्स की स्टडी की जाती है। जैसे कि मान लो हमारे पास वर्ड्स है PER, ठीक है, तो अब इसका क्या मीनिंग होगा। ठीक है, पीर मतलब क्या होता है भाई, साथी होता है, दोस्त होता है, सखी होता है। तो ये सब क्या है, अर्थ। जहाँ पे मीनिंग ऑफ वर्ड्स की स्टडी की जाएगी वो क्या होता है, हमारा सिमेंटिक्स। क्लियर, सिंटैक्स, सिंटैक्स होता है आपका जो वर्ड्स हैं उनका सही तरीके से अरेंजमेंट करना। ठीक है, जो कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हो वो हमारा क्या होता है, सिंटैक्स होता है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं, इज राम, इज गोइंग राम, तो इसको बताओ भाई ये क्या बना, कुछ बना नहीं बना। लेकिन अगर मैं इसको बोलती हूँ राम इज गोइंग, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। जो भी वर्ड्स हैं उनको एक करेक्ट मैनर में अरेंज करना वो क्या कहलाता है भाई, हमारा सिंटैक्स कहलाता है। क्लियर है, तो मैंने आपको जो 4-5 टर्म्स बताई हैं उनको एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। क्या क्या टर्म्स बताई हैं भाई मैंने आपको, मोर्फोलॉजी, जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, जो वर्ड्स हैं उनकी फॉर्मेशन किस प्रकार हुई है, किस प्रकार बने हैं। ओके, फोनोलॉजी, जो साउंड सिस्टम है उसके अंदर क्या की जाती है सॉरी, स्टडी की जाती है, वो हमारा क्या होता है, फोनोलॉजी। जहाँ पे हम मीनिंग ऑफ वर्ड्स के क्या जानते हैं भाई, मीनिंग जानते हैं, वो हमारा क्या होता है, सिमेंटिक्स। और जहाँ पे वर्ड्स को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, सिंटैक्स। सारे मिलते जुलते हैं लेकिन इनमें जो माइनर डिफरेंस है वो आपको याद रखनी है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था, वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो उसके अंदर जो हमारी मोर सूटेबल होती है, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है वो कौन सी होती है भाई, रिटन लैंग्वेज होती है। कौन सी होती है, रिटन लैंग्वेज। क्यों होती है, ये ज़्यादा एक्यूरेट क्यों होती है, इसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि ओरल लैंग्वेज होता है भाई बोल करके बताना। मैंने कोई चीज़ आपको बोल करके बता दी कि भाई ठीक है मैं ना आपसे कल 12 बजे ना लाइव आऊँगी, तो वो मैंने क्या किया, आपको बोल करके बताया है, तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, नहीं है। लेकिन अगर वही बात मैं आपको लिख करके दे दूँ कि हाँ भाई मैंने ये लिख दिया है कल मैं 12 बजे क्या आने वाली हूँ, लाइव आने वाली हूँ, तो उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों के पास क्या रहेगा, उसका प्रूफ रहेगा। बोलने का कोई प्रूफ आपके पास होगा नहीं। ठीक है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे लेकर के चलती हूँ। अब देखिए, जो कल मैंने आपको हिंदी में बताया था लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, तो शायद मुझे उसको समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। ठीक है, कल आप लोगों का ये कंसेप्ट था, ये मैंने क्लियर कर दिया था हिंदी में। लेकिन ये मैं अब आपको क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स हिंदी में हमने पढ़ा था, समझ में हमें आ गया। लेकिन जो इंग्लिश के अंदर, जो इंग्लिश पेडागोजी आएगी, उसके अंदर टर्म्स किस में आएंगी भाई, इंग्लिश में आएंगी। अब जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो बेचारे हिंदी में याद करके गए हैं, लेकिन उनको पेपर में क्या होने वाली है, परेशानी होने वाली है। तो इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी की जो क्लासेज हैं आप लोगों के लिए अलग अलग अरेंज की हैं। यहाँ तक जो बेसिक था वो आपको समझ में आ गया। देखिए आगे देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं चाहती तो ये आपकी क्लासेस ना स्किप कर सकती थी, अभी मैं नहीं करवाती। लेकिन मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसीलिए करवा रही हूँ। बाकी आपको मेरी हालत से पता लग ही रहा है कि मेरी कैसी हालत है। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको हिंदी में हमने कल क्या बोला था भाई, भाषा अर्जन, और लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, अर्जन एक्विजिशन क्या होता है कि भाई जब हम अपने चारों तरफ के वातावरण से किसी भाषा को सीखते हैं, चारों तरफ के वातावरण से किसी भाषा को सीख लेते हैं, अपने आप सीख लेते हैं, हम उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं, हम मतलब हमारा जो माइंड होता है वो आपको सबकॉन्शियस स्टेट में होता है।
ठीक है, या फिर अनकॉन्शियस स्टेट में होता है और हम उस भाषा को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। उसको सीखने के लिए हमें किसी टेक्स्ट बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें किसी ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें किसी रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इनफॉर्मल माहौल के अंदर इन चीज़ों को सीख लेते हैं। हमें किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोस्टली इसके अंदर हम अपनी मदर टंग को सीखते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। समझ में आया? लैंग्वेज एक्विजिशन में मैंने क्या क्या पॉइंट बताए हैं, जहाँ पे हम मोस्टली किसको सीखते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकेंड लैंग्वेज को या टारगेट लैंग्वेज को लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू सीखा नहीं जा सकता, सीखा जा सकता है। उसके लिए हमें माहौल चाहिएगा, ठीक है, फिर वो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन ही हो जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है भाई, जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट होता है उससे हम सीखते हैं, एक नेचुरल वे में सीखते हैं, नेचुरली सीखते हैं उसको, ठीक है। मोस्टली फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, मदर टंग इसको कहा जाता है, नेटिव लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं। और क्या होती है भाई, ये इनफॉर्मल माहौल में सीखते हैं, इंस्ट्रक्शन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसमें सिर्फ मीनिंगफुल, बस उस जो हम बातें बोले उसका क्या निकल रहा हो, मीनिंग निकल रहा हो। जरूरी नहीं है कि वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट हो, ग्रामेटिकली रूल की कोई भी बात नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या होती है भाई, पैसिव लर्निंग होती है। ये देखो, पैसिव लर्निंग, इम्प्लिसिट नॉलेज, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये टर्म्स मैंने इसीलिए इंक्लूड की है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आप लोग फंस जाओगे। अब देखो, पैसिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग क्यों है भाई, क्योंकि हमारा माइंड क्या नहीं है भाई, कॉन्शियस नहीं है। बच्चा उसको सीखने के लिए प्रयास नहीं करता है, मतलब सिर्फ स्कूल में जा करके या टीचर से नहीं सीखता है, अनअवेयर तरीके से सीख रहा है। तो वो क्या है, हमारी पैसिव लर्निंग है। क्या लर्निंग है वह, पैसिव लर्निंग है। जबकि हम जब लैंग्वेज लर्निंग की बात करेंगे सॉरी, तो वो हमारी क्या रहने वाली है, एक्टिव लर्निंग रहने वाली है, ठीक है। ये हमारी कैसी नॉलेज रहेगी, इम्प्लिसिट नॉलेज। जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो क्या है भाई, इम्प्लिसिट नॉलेज है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर किसी ग्रामर की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है, किसी रूल्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो लैंग्वेज लर्निंग है उसके लिए हमें रूल भी चाहिए भाई। अब हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें क्या सिखाए जाते हैं, टेंसेस सिखाए जाते हैं भाई, किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिखाया जाता है, किस प्रकार से वर्ब लगानी है, कहाँ पे एस या ई एस लगाना है, कहाँ पे आपको सेकंड फॉर्म लगानी है, कहाँ पे ईज एम आर लगाना है, कहाँ पे वाज वर लगाना है। ये सारे रूल हमें सिखाए जाते हैं। जबकि हिंदी में जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, जिसको हमने लैंग्वेज एक्विजिशन के थ्रू सीखा है, तो उसमें हमसे किसी ने नहीं बताया कि वह जा रहा था, ये हमारा भूतकाल है, वह जा रही है, ये हमारा वर्तमान काल है। जबकि हम चीज़ों को बगैर बताए ही सीख जाते हैं, ओके। ये जो होती है, ये क्या होती है भाई, थोड़ी सी फास्ट होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन लैंग्वेज लर्निंग के कंपेरिजन में फास्ट होती है, जबकि लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन के कंपेयर में क्या होती है, स्लो होती है, ओके। क्लियर है? ये हम कहीं कहीं पर आपको सबकॉन्शियस मिल जाएगा, कहीं पर आपको अनकॉन्शियस मिल जाएगा, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही मिलेगा आपको ऑप्शन में, ठीक है। तो ये हमारी कैसी है भाई, अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है, जबकि ये हमारी जो लैंग्वेज लर्निंग है ये हमारी चेतन प्रक्रिया है, ओके। क्लियर है? चाइल्ड है वो अनअवेयर होता है, उसको कोई मतलब पता ठिकाना नहीं होता है, कहाँ पे भूतकाल लगाना है, कहाँ पे लिंग बदलना है, ये सब चीज़ें नहीं पता होती हैं। वो ऑटोमेटिक अपने जो एनवायरनमेंट है वहाँ से सीख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसको सब कुछ सीखना पड़ता है भाई। ही के साथ इज लगाना है तो दे के साथ हमें क्या लगाना है, आर लगाना है। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो आपकी टारगेट लैंग्वेज। आप लोगों को मान लो जापानीज सीखनी है या फ्रेंच सीखनी है, तो वो भी आपकी क्या होगी, टारगेट लैंग्वेज होगी। तो उसके लिए भी आपको ग्रामर वगैरह सीखनी पड़ेगी, कहाँ पे इजएमआर जो भी उसके मतलब फॉर्मूले होते हैं वो सारे सीखने पड़ते हैं। क्लियर है? लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। एक बार लैंग्वेज लर्निंग को और देख लीजिए भाई। लैंग्वेज लर्निंग के अंदर क्या होता है, हमें प्रॉपर माहौल की जरूरत पड़ती है, हमें प्रॉपर बुक्स चाहिए, उसके लिए हमें प्रॉपर टीचर चाहिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए प्रॉपर स्कूल चाहिए, प्रॉपर कोचिंग चाहिए, तभी हम उसको क्या कर पाते हैं, लैंग्वेज को लर्न कर पाते हैं, प्रॉपर रूल सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या सी हो गई, इनफॉर्मल हो गई। लेकिन यहाँ पे बच्चा क्या रहता है भाई, अवेयर रहता है, कॉन्शियस माइंड से काम करता है। तो ये हमारी कैसी लर्निंग है, एक्टिव लर्निंग है। चीज़ों को कनेक्ट करके याद करो, आराम से याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो नॉलेज होगी वो हमारी कैसी होगी, एक्सप्लिसिट नॉलेज होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो हमने ग्रामर और रूल्स के थ्रू सीखी है, वो हमने खुद एनवायरनमेंट से एक्वायर नहीं की है। यहाँ पे ज़्यादा फोकस किस पे था, मीनिंग पे था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फोकस किस पे होता है, ग्रामर के रूल्स पे होता है लैंग्वेज लर्निंग के अंदर, ठीक है। क्लियर है सारे कंसेप्ट? तो आगे चलूँ। ओके, आगे देखिए।
इसके अंदर ना स्टेजेज आती हैं, शायद मैंने कल भी आपको करवाई होंगी, अगर नहीं करवाई है तो एक बार देख लीजिए। जो प्री टॉकिंग है, बोलने से पहले की जो अवस्था है, जिसको क्या कहा जाता है भाई, क्यूइंग कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कूकना। 0 से 6 महीने, जन्म से 6 महीने का बच्चा होता है, वो कौन सी स्टेज होती है, क्यूइंग। क्वां क्वां करके, रो के, ऐसे ही बताता है ना बच्चे अपने जो एक्सप्रेशन है उनको, ठीक है। उसके बाद 6 से 8 महीने के बच्चे में कौन सी स्टेज आती है, बैबलिंग। कौन सी आती है, बैबलिंग। ये जो सारे पॉइंट्स है बिल्कुल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, आपको ये सारी चीजें लर्न कर लेनी है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। बैबलिंग 6 to 8 मंथ्स है। जो वन वर्ड स्टेज है, अब आपसे देखो वन वर्ड स्टेज देते था तो आप बना देते 9 से 18 महीने, क्योंकि आपने हिंदी में भी पढ़ लिया कि भाई एक शब्द की अवस्था है वो कौन सी है, 9 से 18 महीने की है, तो आपने बना दिया। लेकिन आप लोगों से इंग्लिश में पूछ लिया होलोफ्रेस्टिक स्टेज, होलोफ्रेस्टिक स्टेज, तो वहां पे आप क्या हो गए, कंफ्यूज। इसीलिए इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस मैंने आप लोगों के लिए अलग से अरेंज की है। अब आप लोग आराम से समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए होलोफ्रेस्टिक स्टेज बच्चे की किस उम्र में आती है, होलोफ्रेस्टिक स्टेज जब वो वहां पे एक वर्ड बोलना सीख लेता है। जैसे कि पहले वो क्या बोल रहा था, बै, तो अब वो क्या सीख लेता है, बा, ठीक है। तो वन वर्ड सीख जाता है, बा, खाना, माता, इस प्रकार से बोलना वो क्या कर लेता है भाई, सीख जाता है। 9 से 18 महीने का बच्चा, इसको होलोफ्रेस्टिक स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होलोफ्रेस्टिक स्टेज। क्लियर है। नेक्स्ट आती है टू वर्ड स्टेज। नेक्स्ट क्या आती है भाई, टू वर्ड स्टेज। यहाँ पे 2 शब्दों को बोलना सीख लेता है 18 से 24 महीने का बच्चा, ठीक है। कहाँ कहाँ पर, कहीं कहीं पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। आपसे एग्जाम में मतलब इस प्रकार से इग्नोर आप लोगों को पजल करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो टू वर्ड स्टेज है वो 18 से 24 महीने। उसके बाद आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, टेलीग्राफिक स्टेज। क्या आती है भाई, टेलीग्राफिक स्टेज। अब क्या था भाई, उसने क्या सीख लिया, मामा, केला, 2 वर्ड बोलने सीख लिए। अब पूरा बोलने लग जाएगा, अब मामा, केला, लाता, बस इतना ही बोल रहा था टू वर्ड स्टेज में, तो मामा, केला, केला, मामा, ठीक है। तो मतलब अपनी बातों को वो कन्वे कर पा रहा था, लेकिन पूरा उसको एक सही मैनर्स में नहीं बोल पा रहा था। तो उसको यहाँ पर क्या कर लेता है, वो टेलीग्राफिक स्टेज में उसको सही मैनर्स में बोलने लगता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, टेलीग्राफिक स्टेज होती है। 24 से 30 महीने की उम्र में स्टेज आ जाती है, इसको क्या बोला जाता है, टेलीग्राफिक स्टेज। तो यहाँ तक सारे कंसेप्ट क्लियर है, ओके। अब देखिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या है, क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट हमारा और बचता है। कुछ हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जिन्होंने लैंग्वेज के बारे में अपने अलग अलग विचार दिए हैं, तो उनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये आपके हिंदी में भी काम आ जाएंगे और आपके इंग्लिश में भी काम आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट मनोवैज्ञानिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारे नोम चोमस्की। कौन है भाई, नोम चोमस्की। नोम चोमस्की क्या कहते हैं भाई, ह्यूमन्स हैव एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं जो चोमस्की हैं, वो चोमस्की जी समझाना चाह रहे हैं कि भाई जो बच्चा जो होता है उसके अंदर क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। अगर आप लोगों से हिंदी में एक क्वेश्चन बन जाता है कि बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है किसकी, लैंग्वेज को एक्वायर करने की, लैंग्वेज एक्विजिशन की, तो वो किसने बताया था, तो किसने बताया था, नोम चोमस्की ने। अगर आप लोगों से इंग्लिश में पूछता है ह्यूमन्स हैव एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नोम चोमस्की। नोम चोमस्की किसकी बात करते हैं भाई, सार्वभौमिक व्याकरण। नोम चोमस्की कहते हैं कि जो सभी लैंग्वेज हैं उनका क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रामर होता है, बस उसमें थोड़े बहुत फेरबदल के साथ जो ग्रामर है उसको चेंज किया जाता है। बाकी जो बेसिक होता है ग्रामर का वो क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, सभी का होता है, ओके क्लियर। हिंदी में भी पूछ ले, इंग्लिश में भी पूछ ले, आप दोनों को सही कर देना, ठीक है। नोम चोमस्की किसकी बात करते हैं, इनेट एबिलिटी की बात करते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, ये ध्यान रखना भी, ठीक है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हिंदी में भी आपसे LAD लिख के आ सकता है और इंग्लिश में भी। तो LAD की बात कौन करते हैं, हमारे नोम चोमस्की साहब करते हैं, ओके क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे धारणा है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी सपीर-वुर्फ हाइपोथेसिस। जो सपीर-वुर्फ हाइपोथेसिस है वो क्या कहते हैं भाई, पोजिट्स दैट लैंग्वेज
आइदर डिटरमाइंस और इन्फ्लुएंस वंस थॉट, कि जो भाषा का प्रभाव है वो व्यक्ति के विचारों पर आता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके कहाँ से होता है भाई, विचारों से होता है। और उसके अंदर जो विचार है वो उसकी लैंग्वेज से क्या होते हैं, अफेक्ट डालते हैं, लैंग्वेज उनके ऊपर अफेक्ट डालती है। व्यक्ति जिस प्रकार की भाषा सीखता है उसके विचार भी क्या होते हैं, उसी प्रकार से प्रभावित होते हैं। ये बात किसने बताई है, हमारे जो ली वुर्फ करके जो हमारे मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताई है। इसको सैपिर वुर्फ हाइपोथेसिस कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया है कि जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर उसकी जो भाषा होती है उससे उसके व्यक्ति के विचारों में क्या आता है, परिवर्तन आता है। व्यक्ति के विचारों पर भाषा जो होती है वो क्या डालती है भाई, प्रभाव डालती है। जैसे कि हम क्या सीखते हैं भाई, और ये बात बिल्कुल थोड़ी सही भी लग रही है मुझे, हिंदी भाषा सीखते हैं तो हम हिंदी भाषा के कल्चर सीखते हैं, तो हमारे जो विचार हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होंगे, हमारी उसी संस्कृति के अकॉर्डिंग होंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या सीखते हैं भाई, इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, तो जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो कल्चर हैं उनको भी पढ़ते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं लिटरेचर के थ्रू, तो वो भी हमारे अंदर आ जाते हैं। तो हमारे जो थॉट्स होंगे वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या करती है, अफेक्ट डालती है। ऐसा किस थ्योरी में कहा गया है, सैपिर वुर्फ हाइपोथेसिस में कहा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्किनर साहब, जिसको मैं डिटेल में भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ साइकोलॉजी वाली क्लासेज में। ओके, तो जो स्किनर है वो क्या सजेस्ट करते हैं कि जो एक चाइल्ड होता है, एक जो बच्चा होता है, वो किससे सीखता है भाई, इमिटेट। किससे सीखता है, इमिटेशन से सीखता है, कॉपी करके सीखता है, नकल करके सीखता है। ये बात कौन बताते हैं, जो लिख रखा है उस पर ध्यान मत दो, आप सिर्फ इस पे ध्यान दो। स्किनर साहब क्या बताते हैं कि जो एक बच्चा होता है वो लैंग्वेज को किससे सीखता है, अनुकरण से सीखता है, नकल से सीखता है, इमिटेशन से सीखता है, शेपिंग से सीखता है, कॉपी करके सीखता है। ये सब बातें किसने बताई हैं, स्किनर ने। जिस प्रकार से बच्चा भाई घर के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों को देखता है, उनकी जो भाषा देखता है, उसी आधार पर अपनी भाषा का क्या करता है, विकास करता है। जिस प्रकार का उसको माहौल दिया जाता है, अगर आप लोग उसको एब्यूजिव एनवायरनमेंट दोगे तो एब्यूजिव उसकी भाषा बन जाती है। अगर आप उसको बिल्कुल संस्कारी भाषा सिखाओगे, संस्कारों वाली बात करोगे, तो उसकी भाषा वैसे ही बन जाती है। ओके तो ये बताते हैं हमारे स्किनर साहब। 3 देख ली हमने धारणाएं। अब देखिए हमारे पियाजे और वाइगोत्स्की साहब। पियाजे क्या कहते हैं भाई कि जो एक चाइल्ड होता है वो पहले तो क्या करता है भाई, विचार करना स्टार्ट करता है। उसके अंदर क्या आता है, कोग्निशन आता है। क्या आता है भाई, कोग्निशन आता है। उसके अंदर क्या आता है, संज्ञान आता है। क्या आता है, संज्ञान। और उसके आधार पर उसमें किसका विचार होता है, किसका उसके अंदर विकास होता है, भाषा का विकास होता है। जो उसने सोचा, उसका जो संज्ञान था, उसके जो विचार थे, उस विचार के आधार पर जो उसकी सोच बनती है, उस सोच को ही वो क्या करता है, बोल करके प्रकट करता है। तो ऐसा किन्होंने बताया है, हमारे पियाजे साहब ने बताया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखेंगे। ए चाइल्ड लर्न टू थिंक, पहले क्या करेगा, फर्स्ट थिंक एंड देन स्टार्ट थिंकिंग एंड देन स्पीक। पहले बोलना सोचना स्टार्ट करेगा एंड देन क्या करेगा, वो स्पीक करेगा। तो ऐसा कौन बताते हैं, पियाजे साहब बताते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं वाइगोत्स्की साहब। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के लिए नहीं है, दोनों लैंग्वेज के लिए ही है, बल्कि सभी लैंग्वेज के बारे में ही ऐसा बताते हैं। जी हमें फ्रेंच सीखनी हो उसमें भी ऐसा ही रूल फॉलो होगा। ओके, अब देखिए जो वाइगोत्स्की साहब हैं वो क्या बताते हैं। जो पियाजे और वाइगोत्स्की हैं वो लैंग्वेज के कंसेप्ट को लेकर, भाषा के कंसेप्ट को लेकर एक दूसरे से क्या है भाई, अपोजिट है। वाइगोत्स्की साहब क्या कहते हैं कि भाई जो लैंग्वेज है, ठीक है, और क्या है हमारे थॉट है, दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। लैंग्वेज अलग चीज है, थॉट अलग चीज है। दोनों क्या रहते हैं, पहले तो सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन 3 साल बाद क्या हो जाते हैं, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की बताते क्या है, वाइगोत्स्की बताते हैं कि भाई पहले तो बच्चे में क्या आती है, भाषा आती है, और भाषा से क्या आते हैं, विचार आते हैं। अब यहाँ पर तो जो हमारे प्यारे साहब थे वो क्या बता के गए, पहले हम में क्या आएंगे, विचार, और विचारों को व्यक्त करने के लिए हमने किसका किया, भाषा का आविष्कार किया। यानी पहले हम में क्या आए, इंग्लिश में बात करें तो थॉट, थॉट के थ्रू हम में क्या आती है, लैंग्वेज। जबकि जो वाइगोत्स्की हैं वो क्या कहते हैं, भाई पहले हम में क्या होती है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, और उसके बाद क्या आते हैं, हमारे थॉट आते हैं, हमारी थिंकिंग आती है, हमारी चिंतन आता है। ओके, क्लियर है ये सारी चीजें आपको, जो मैंने 5 मनोवैज्ञानिक करवाए हैं वो क्लियर हो गई। कितनी, 1 2 3 4 5। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी अपने क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, जो आंसर है उसको आप हाइड समझ लीजिएगा, आंसर को क्या समझ लिए भाई,
हाइड समझ लो, आप लोगों को नहीं पता है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। ठीक है, आप लोगों को आंसर नहीं देखने हैं, आप लोगों को आंसर नहीं देखने हैं। ओके, ये मैं यहाँ पे इसलिए ऐड कर देती हूँ ताकि जिन लोगों ने पेड नोट्स ले रखे हैं तो उनको फिर दिक्कत ना आए, क्योंकि अलग से फिर इनको अरेंज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और फिर आप लोग कमेंट करते हो कि इनको करवा दूँ, तो फिर मैं कहाँ से करवाऊँ आपको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। अब आप इसको इंग्लिश में ही समझिएगा और इंग्लिश में इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये इंग्लिश के जो आपके क्वेश्चन होंगे उसके आपको बाइलिंगुअल नहीं मिलेगा, उसकी आपको हिंदी नहीं मिलेगी। साइकोलॉजी वालों को आपकी हिंदी मिल जाएगी। क्या कह रहा है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन में, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में हमारा कौन सा इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो दोनों में डिफरेंशिएट करवाता है? ग्रामर, असेसमेंट, टेक्स्ट बुक या लैंग्वेज एनवायरनमेंट? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई? लैंग्वेज एनवायरनमेंट, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एनवायरनमेंट चाहिए होता है, तभी तो क्या होती है, लैंग्वेज को एक्वायर कर पाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैंग्वेज एनवायरनमेंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, खालिस्तान इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट ऑफ किसकी पूछी है भाई? साउंड की पूछी है। सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या था भाई बताओ? सिमेंटिक्स, फनीम, मॉर्फीम, बताओ क्या होगा? सिंटेक्स में हमारा क्या था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी जो वर्ड्स थे उनको क्या कर रहे थे? अरेंज कर रहे थे। सिमेंटिक्स में क्या था? मीनिंगफुल ऑफ, जो मीनिंग था वर्ड्स का उसका मीनिंग की स्टडी करते हैं। फनीम क्या थी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फनीम क्या थी? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जबकि मॉर्फोलॉजी में क्या करते थे? फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के ऊपर स्टडी करते थे। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश इज सिचुएटेड इन विच लैंग्वेज फैमिली। देखो ये एक अच्छा कंसेप्ट है कि जो इंग्लिश है वो कौन सी फैमिली के अंदर सिचुएट करती है? इंडो यूरोपियन, द्रविड़न, तिब्बतो बर्मन और ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो देखिए इंग्लिश, पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ इंग्लिश किस में आएगी, क्योंकि ये मैंने आपको नहीं करवाया है। इंग्लिश हमारी किस में आएगी भाई? इंडो यूरोपियन में आएगी। ठीक है, जो हमारी हिंदी है वो भी किस में आती है? इंडो यूरोपियन में। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों से हिंदी में भी ये क्वेश्चन बन जाए कि जो इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है उसके अंतर्गत आती है हिंदी, इंग्लिश, बता दोगे आप। ठीक है, द्रविड़न में हमारी जो तमिल तेलुगु है, जो हमारे दक्षिण की साइड के जो हमारे स्टेट हैं, ठीक है, उनकी लैंग्वेज आ जाएगी। तिब्बतो बर्मन में हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी आ जाएगी। और ऑस्ट्रो एशियाटिक में जो झारखंड वगैरह है, जो हमारा सेंट्रल एशिया है, वहाँ की लैंग्वेज आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो ये आप ध्यान रखिए, जो इंग्लिश है वो किस में आती है? इंडो यूरोपियन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद एलएडी। एलएडी की बात किसने की थी? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की थी? किसने की थी भाई? चोम्स्की ने की थी। ओके, क्लियर? द आइडिया दैट लैंग्वेज डिटरमाइंस द वे वी थिंक अबाउट एंड परसीव द वर्ल्ड रिलेट्स टू। क्या कहता है कि जो लैंग्वेज है वो डिटरमाइन करती है कि हमारे जो सोचने का जो परसेप्शन है वो कैसा है, वो इनमें से किसके अकॉर्डिंग है? चोम्स्की के अकॉर्डिंग है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग है, लिंग्विस्टिक सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग है, या सैपिर-वुर्फ हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा भाई? हमारे कौन बताते थे? ली वुर्फ बताते थे। जिन्होंने सैपिर-वुर्फ हाइपोथेसिस दिया था वो क्या बताते थे कि जो लैंग्वेज होती है वो एक व्यक्ति के जो थॉट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू। तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन है वो किसके थ्रू भाषा को सीखता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राइटिंग एंड स्पीकिंग, एसिमिलेशन, ट्रायल एंड एरर, शेपिंग। शेपिंग की बात कौन करते थे? हमारे स्किनर करते थे। इमिटेशन की बात कौन करते थे? स्किनर करते थे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी कौन हो जाएंगे? थॉर्नडाइक। जबकि एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन की बात कौन करेंगे? पियाजे। कौन करेंगे भाई? पियाजे। पियाजे मैंने डिटेल में सीडीपी क्लासेस में पढ़ा रखा है, वहां से भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स में क्या आ जाएगा? हमारा जो स्टडी है मीनिंग ऑफ वर्ड्स की वो क्या हो जाएगी? फोनोलॉजी, साउंड सिस्टम था हमारा, सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट था, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स क्या था? मॉर्फोलॉजी था। तो सिमेंटिक्स क्या हो जाएगा? मीनिंग ऑफ वर्ड्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखिए, विच इज मोर स्टेबल, इनमें से कौन सी मोर स्टेबल है? ओरल लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज। तो भाई कौन सी है मोर स्टेबल? हमारी रिटन लैंग्वेज क्या होती है? मोर स्टेबल होती है, क्योंकि रिटन का आपके पास क्या होता है? प्रूफ होता है। ओरल का आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता है। वैसे आजकल तो होने लग गया, आप क्या कर सकते हो? उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सभी हम हर जगह अपना कैमरा खोल के थोड़ी ना बैठे रहेंगे उसकी ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है भाई? आपसे पूछ ले इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? गलत। जबकि इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो हमारा क्या होगा? सही होगा। अगर आप लोगों से पूछ ले कि इंग्लिश है वो इंग्लिश इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो क्या होने वाला है? हमारा रॉन्ग। और ऐसा जो किस आर्टिकल में कहा गया है कि जो इंग्लिश है वो हमारी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो कब आया था? 1963 में आया था। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 343 के भाग 2 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा कंसेप्ट और ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपको कैसे लगे हैं, ये आपको फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर देना है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए फटाफट से जल्दी मैं क्लासेस लेकर के आऊँगी। थोड़ा सा तबीयत का इशू चल रहा है, अदरवाइज हम बिल्कुल रेगुलर रहेंगे। आपको 2 से 3 वीडियोज़ फटाफट से करवा के मैं 12-13 तारीख तक आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाने वाली हूँ, ठीक है। मैक्सिमम 15 तक जाने वाला है। और जिन भी लोगों को पेड नोट चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पर मैं दोबारा से बता रही हूँ, आप लोग क्या कर सकते हैं? संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक मिनिमम अमाउंट रखी गई है, वो आपको पे करनी है, जीमेल आईडी प्रोवाइड करनी है, उसके अंदर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पहले भी बता दिया है, तो आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा।